रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्शन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को दो टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला होता है एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट। एवरेज करंट ये क्या होगा? एज्यूम कर लेते हैं कोई वायर है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्यू चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है। डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है। तो जो एवरेज करंट होगा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। किसी टाइम इंटरवल में किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो टोटल चार्ज और टोटल टाइम इंटरवल के रेशियो को एवरेज करंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज करंट। सेकेंड जो होगा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पर किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू एवरेज करंट के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? हेंस आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी को क्या कर दिया जाए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, मतलब एक इंस्टेंट ले लिया जाए। आई एवरेज, जो आई एवरेज होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू को इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। या लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आई एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, जब भी हम लोग लिमिट हटाते हैं तो डेल्टा किस में चेंज होता है? डी में। डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? डी टी। तो एवरेज करंट होता है, क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है। करंट को और भी फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या गिवन हो, एज्यूम कर लेते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से स्मॉल टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन है। तो हम लोग जानते हैं चार्ज Q इक्वल टू, इसके इक्विवेलेंट चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू एन। तो अगर Q इक्वल टू एन हो जाए तो कंडक्टर में करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल टू क्यू बाई टी, और एन ई अपान क्या हो जाएगा? टी। I इक्वल टू क्यू अपान टी इक्वल टू एन ई अपान क्या हो जाएगा? टी। अगर स्मॉल टी टाइम में किसी कंडक्टर से स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कंडक्टर में करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी इक्वल टू एन ई अपान टी। बी कह दिया जाए कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं कि नहीं है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके इक्विवेलेंट एक करंट फ्लो करेगी जिसे न्यूक्लियस करंट कहते हैं। तो ये एज्यूम कर लिया जाए इलेक्ट्रॉन ने कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसके इक्विवेलेंट करंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे कोई चार्ज है स्मॉल क्यू या स्मॉल वी स्पीड से स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कितने रेडियस पे? स्मॉल आर। तो कह दिया जाए इसके इक्विवेलेंट करंट क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करें। इसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी इक्वल टू डिस्टेंस, एक रिवॉल्यूशन पर पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। स्पीड कितना है? v। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पेरीमीटर के इक्वल 2 पाई आर के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। कितने स्पीड से? v स्पीड से। तो इस मूविंग चार्ज के इक्विवेलेंट करंट I इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई टी, या I इक्वल टू Q। T की वैल्यू कितना है? 2 पाई आर अपान v। तो यहां से I इक्वल टू हो जाएगा QV अपान 2 पाई आर। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन गिवन है तो Q के प्लेस पे क्या लिख देंगे? E। EV अपान कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। अब हम लोग देखते हैं करंट किधर फ्लो करता है। करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। तो यहां से करंट के हमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्टेंड हुए? I इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आई एवरेज आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी एंड आई इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। अगर कोई क्यू चार्ज v स्पीड से आर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। एज्यूम कर लेते हैं कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, किस इक्वेशन के अनुसार 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो कह दीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच, बिटवीन 2 एंड 3 सेकेंड एवरेज करंट फाइंड करना है। कौन सा करंट फाइंड करना है, तो आई एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, Q2 माइनस K1, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो Q2 का मतलब क्या हुआ, T2 टाइम, मतलब जो पहला टाइम है उसे T1 ले लेंगे, जो दूसरा टाइम है उसे T2। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 टाइम पे T1 इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। इसमें लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 और 2, T1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 24 और Q2 इक्वल टू कितना सेकेंड पे है 3 सेकेंड। तो यहाँ से 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 15 प्लस 6 39। तो आई एवरेज, अगर हमें एवरेज करंट पूछ लिया 2 और 3 सेकेंड के बीच, तो सबसे पहले 2 सेकेंड पे हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे, फिर 3 सेकेंड पे ये T1 क्या होगा 2 सेकेंड, T2 क्या होगा 3 सेकेंड। तो ये Q1 जो फाइंड किए 24, Q2 जो फाइंड किए 39। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से आई एवरेज हो जाएगा 39 अपॉन माइनस 24, T2 जो है 3 सेकेंड, T1 जो है 2 सेकेंड, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये अपॉन 1, तो 15 यूनिट हो जाएगा, जो भी यूनिट यहाँ पे गिवन हो। अगर ये सेकेंड में दिया हो, एक कूलाम में दिया हो और सेकेंड में गिवन हो तो ये किस में आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। सिमिलरली ये तो एवरेज करंट था, हो सकता है इंस्टेंटेनियस करंट पूछे, तो इंस्टेंटेनियस करंट किसी टाइम इंटरवल में नहीं पूछेगा बल्कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछेगा। जैसे कहेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करो, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे सोल्यूशन में डिफरेंशिएट, तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस करेंट, डी बाई डी टी अलग कर देते हैं, क्यू की वैल्यू कितना गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t प्लस ये 5 और क्या आ जाएगा 0। तो अगर कह दे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 सेकेंड रख देंगे, 4 इंटू 2 और प्लस 5 13 एम्पियर हो जाएगा अगर ये कूलॉम में दिया हो तो। अगर हमें 3 सेकेंड पे फाइंड करना हो तो यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3। और अगर हमें ऐसे गिवन दो कोई कंडक्टिंग वायर है, इसके क्रॉस सेक्शन से t इक्वल टू 5 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, चार्ज नहीं गिवन है। यहां पे कह रहा है कि 5 सेकेंड में 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार करते हैं, तो इसमें करंट कितना होगा। तो सबसे तो पहले हम चार्ज फाइंड कर लेंगे, I इक्वल टू क्या लिखेंगे Q अपॉन टी, और Q इक्वल टू कितना आता है NE अपॉन टी, N की वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 19 और E की वैल्यू क्या आता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अपॉन टी कितना है 5 सेकेंड, तो यह और ये 1 हो जाएंगे, 2 इंटू 1.6 अपॉन 5 एम्पियर हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा एम्पियर। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर R इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के रेडियस पे मूव कर रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर रेडियस पे मूव कर रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू, वेलोसिटी दे देगा V इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसके इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू वी अपान 2 पाई आर। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई वी अपान 2 पाई आर। ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वी की वैल्यू कितना गिवन है, 5 इंटू 10 टू द पावर 6। 2 पाई आर की वैल्यू कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे भी हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन से उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट क्रॉस सेक्शन से उसके परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो करेगा उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कोई एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन है डी ए, क्या है, डी ए, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई वह इससे थीटा एंगल पे है। कितना एंगल पे है, डी आई। स्मॉल क्रॉस सेक्शन से स्मॉल करंट डी आई है। करंट और डी ए के बीच का एंगल कितना है, एरियल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो कहा जाए करंट डेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा, जे इक्वल टू आई अपान ए कॉस थीटा, क्योंकि डिफिनीशन में है कि इसके परपेंडिकुलर ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर करंट होना चाहिए। तो ए का करंट के डायरेक्शन में जब कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू डी आई अपान डी ए कॉस थीटा। डी ए का डी आई के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करें, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहां से डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, और डी आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग जे डॉट डी ए। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एरियल वेक्टर है और क्या है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। अगर ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन से हमें करंट मालूम है तो टोटल क्रॉस सेक्शन से करंट आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डी आई। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई का मतलब जे डॉट डी ए। जे डॉट क्या हो जाएगा, डी ए। तो ये था करंट डेंसिटी। एज्यूम कर लेते हैं यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वह क्रॉस सेक्शन ए के परपेंडिकुलर है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी आई जे इक्वल क्या लिखेंगे, आई अपान ए। यहां पे आई जो करंट है और जो ए वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जे इक्वल टू आई अपान ए। तो यहां से करंट डेंसिटी की वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई क्रॉस सेक्शन है, कोई वायर है, यह यूनिफॉर्म नहीं है, एक जगह इसकी एरिया A1 है, सेकेंड या इसकी एरिया A2 है, इसमें करंट कोई फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जितना करंट यहां पे फ्लो करेगा उतना ही करंट यहां पर भी फ्लो करेगा। लेकिन करंट तो दोनों जगह सेम है, लेकिन क्या करंट डेंसिटी भी सेम होगी, नहीं। यहां पे J1 फाइंड करेंगे तो I अपान A1, यहां पे J2 फाइंड करेंगे तो I अपान क्या लिखेंगे, A2। यहां पे J1 फाइंड करेंगे तो I अपान A1, यहां पे J2 फाइंड करेंगे तो I अपान क्या हो जाएगा, A2। यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ज्यादा है, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका मतलब एक करंट डेंसिटी यहां पे J2 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। J2 इज ग्रेटर देन J1। J2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, J1। करंट जो होगा चाहे यूनिफॉर्म वायर हो या नॉन यूनिफॉर्म वायर हो, एवरी पॉइंट पे इक्वल होगा। जितना करंट यहाँ पर होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा, लेकिन करंट डेंसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। अगर ये 10 मीटर लंबाई में 1000 बार इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो करंट डेंसिटी भी 1000 बार चेंज होगी। क्या होगी, 1000। इसका मतलब है हर पॉइंट पे चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब छोटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, पॉइंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सा है, जे, क्योंकि हर जगह चेंज हो सकता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन है, मैक्रो
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जो आएगा वो आएगा करंट, क्योंकि करंट एक बहुत बड़े वायर के लिए सेम हो सकता है, इसलिए मैक्रो है, बड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कंडक्शन in any conductor, in any conductor, electronic model of conduction in any conductor। ये क्या होगा, कोई भी जो कंडक्टिंग वायर होता है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है या कोई भी सब्सटेंस है, एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, एटम से मिलकर बना होगा, और एटम में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उनमें एक्सटर्नल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना कम हो जाता है, न्यूक्लियर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना कम हो जाता है कि यह अपने ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर चला जाता है। अपने ऑर्बिटल को छोड़कर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। अब जब बाहर चला जाता है तो इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव नहीं करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, एज्यूम कर लिया जाए सब एटम्स हैं, तो एटम्स के बीच में जो खाली जगह है इनमें ये ठीक उसी प्रकार मूव करते रहते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और इन्हीं की वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यही क्या है, कंडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। क्या है, कंडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। एज्यूम कर लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, उसमें कुछ एटम्स हैं, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इससे कोलाइड करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर कोलाइड करके इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। ऐसे इसके भीतर रैंडमली मोशन करता रहेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गैस के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मूव करते रहते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी देखते हैं हम लोग। पहला जो आएगा VRMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी अभी हम लोग देखे हैं कि ये ठीक उसी प्रकार मोशन करेंगे जिस प्रकार एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल मोशन करते हैं। तो इनका अगर हम लोग रूट मीन स्क्वायर VRMS फाइंड करें तो गैस पार्टिकल का कैसे फाइंड करते थे, √3 kT अपान स्मॉल m हो जाएगा। यहाँ से √3 के क्या आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, और T कितना एज्यूम कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 300 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे m 9.1 × 10⁻31। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। ये बहुत बड़ा स्पीड है। अगर हम लोग लोहे का कोई एक ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे, तो उनमें रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी मोशन से मूव करते हैं, फिर भी इनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज यहाँ पे स्पीड है। क्या है, स्पीड है। सेकेंड जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा।
एक इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या मिलता है? जीरो। स्पीड तो होगा, स्पीड होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और वो भी स्पीड बहुत हाई होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, इस स्पीड की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड किए। पहला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS। क्या है? VRMS। ये कितनी है? 1 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जो क्वांटिटी है क्या है? U एवरेज। ये कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। अब हम लोग थर्ड क्वांटिटी देखते हैं। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे फ्री पाथ बोलेंगे। और सभी फ्री पाथ के यहाँ पे मान लेते हैं फ्री पाथ λ1 है, यहाँ पे फ्री पाथ λ2 है, यहाँ पे फ्री पाथ क्या है? λ3, λ4, λ5, ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ हैं। तो जब इन सभी फ्री पाथ का मीन ले लिया जाएगा तो उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट λn अपॉन n। और ये एक्सपेरिमेंटली कितना फाइंड होता है? 1 × 10⁻⁹ मीटर। कितना फाइंड होता है? 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो जो थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगा वो कितना हो जाएगा? λ बार इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मीटर। कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁹ मीटर। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो क्वांटिटी आएगा वो रिलैक्सेशन टाइम आएगा। कौन सा टाइम आएगा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहां से जो आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है? लैम्डा मीन अपॉन स्पीड क्या है? VRMS। कितना है? VRMS। लैम्डा मीन जो होता है 10⁻⁹, VRMS 10⁵, तो 1 × 10⁻⁻14 सेकेंड हो जाएगा। टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल टू 1 × 10⁻14 सेकेंड। तो किसी भी कंडक्टर में 27 डिग्री सेल्सियस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें ये सारी क्वांटिटी डिफाइंड होगी जब उनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो। और इस इलेक्ट्रॉन किस पे चलेगा? एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। किस पे चलेगा? स्ट्रेट पाथ पे। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर लोहे का कोई टुकड़ा ले लिया जाए या किसी भी मेटल का कोई टुकड़ा ले लिया जाए तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 1 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करेंगे। उनमें सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज स्पीड होगा जीरो होगा। दो कोलिजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन द्वारा कवर्ड डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻⁹ मीटर होगा। और दो कोलिजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन द्वारा टाइम लिया जाएगा वो टाइम इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ सेकेंड लगभग होगा। तो ये तो तब था जब कोई पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई नहीं था। लेकिन अगर हम लोग इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई करें तो क्या होगा? तो एक अन्य क्वांटिटी भी डिफाइंड होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारे के सारे क्वांटिटी तब भी होंगे, जितनी क्वांटिटी जब भी हम लोग पढ़े हैं ये सारी की सारी क्वांटिटीज होंगी, लेकिन एक एडिशनल क्वांटिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा? एज्यूम कर लेते हैं कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में यहां पे
एटम्स है, ये सब एटम्स हैं। क्या है? एटम्स है। तो जब इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, यहां से यहां तक जाएगा, अगेन इधर जाएगा, रैंडमली मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाएगा तो ये पॉजिटिव इंड हो जाएगा, ये निगेटिव इंड हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टेब्लिश हो जाएगा। इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टेब्लिश हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन पर एक फोर्स काम करेगा पीछे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ई ई क्यू ई मैग्नीट्यूड होगा। एफ इक्वल टू कितना वर्क करेगा? एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो एम ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर, और ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यहां से माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम। यहां पे इनिशियल जो स्पीड था इलेक्ट्रॉनों का वी आर एम एस तो होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यू एवरेज कितना रहा होगा? 0। इनिशियली जब इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं था तो सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज स्पीड 0 रहेगा। जैसे ही हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किए वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी। क्या प्रोवाइड करेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे रैंडमली, इसके अतिरिक्त एक मोशन इस पर और सुपर इंपोज हो जाएगा जो लगातार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? खींचता रहेगा। ऐसा नहीं हो कि ये मोशन खत्म हो जाएगा, ये मोशन रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक मोशन और भी हो जाएगा जो लगातार इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे न चल के पैराबोलिक पाथ पे इधर चला जाएगा। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इस पर कौन सा फोर्स लगा है? ई ई, इसकी वजह से इधर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे यहाँ न जाकर इधर आ जाएगा, तो हर समय किधर खींचता रहेगा? पीछे। वी आर एम एस से चलते हुए भी हर समय किधर हटता रहेगा? पीछे। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का इनिशियल स्पीड क्या था? 0। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अब हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितनी स्पीड ऑब्टेन कर लेगा। क्योंकि जो स्पीड ऑब्टेन करेगा इस पोटेंशियल द्वारा इलेक्ट्रॉन, वह यहां से यहां तक जाने के बाद इसे कोलाइड करके उसे खो देगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी वायर में करंट हो सकता है कि कई महीने तक लगातार फ्लो करता है कई वायर में, तो कई वायर में जब वो एक्सेलरेट होता रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाएगा, और वह इससे इस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कंडक्टर से क्या होने लगेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे। इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड होगा 2 कोलिजन के बीच, तो 2 कोलिजन के बीच कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ के इक्वल। तो यहाँ पे कह दिया जाएगा हम लोग फाइनल स्पीड फाइंड करें इसके बीच, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू लिखेंगे यू एवरेज प्लस ए इंटू टाउ। तो यहाँ वी डी इक्वल टू हो जाएगा यू 0 प्लस ए एवरेज माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। तो यहाँ से वी डी वेक्टर की वैल्यू कितना ऑब्टेन्ड हो जाएगा? वी डी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू ए। ये हमें याद रखना है। ये किसमें रिलेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में ए रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से चल रहा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ हो, तो वीडी इक्वल टू ई ई अपॉन एम इंटू ई वेक्टर हो जाएगा यहाँ से। अगर न्यूमेरिकली इस इक्वेशन को लिखा जाए तो कितना ऑब्टेन्ड होगा? न्यूमेरिकली वीडी इक्वल टू माइनस साइन हटा देंगे, ई टाउ अपॉन एम इंटू ए, वेक्टर भी हटा देंगे, और अगर हम लोग इसका रेशियो फाइंड करें वीडी अपॉन ई तो कितना ऑब्टेन्ड हो? ई टाउ अपॉन एम, और वीडी अपॉन ई को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वांटिटी डिफाइंड हो जाए क्या? म्यू। म्यू क्या बोलेंगे? ई टाउ अपॉन एम, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोग दो फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, Vd इक्वल टू ई टाउ अपान एम इंटू ई, ये हमें याद रखना है, इसका वेक्टर फॉर्म याद रखना है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मी इक्वल टू ई टाउ अपान एम याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट कितना फ्लो करेगा। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन शिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रिलेशन होगा, I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ये हमें याद रखना है। I इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। क्या क्या क्वांटिटी कौन कौन सी है, ए जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा मेटल ब्लॉक ले लिया जाए, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ए क्या है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वी डी क्या है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और क्या दिया जाए I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। इससे हम लोग कौन कौन सा और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग I इक्वल टू एन ई ए और वी डी इक्वल टू अभी हम लोग फाइंड किए थे ई टाउ अपान एम इंटू ई। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कंडक्टर का लेंथ क्या है एल है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कैपिटल वी है, तो I इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एन ई ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन ई और ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ इंटू ए अपान एम। ई के प्लेस पे कितना रख देते हैं, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई एल, वी बाई एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के क्रॉस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है ये। तो यहाँ से हम लोग I इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए अपान एम एल इंटू क्या हो जाएगा वी। अब इसको हम लोग इधर लाते हैं, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आई। ये जो होता है इससे हम लोग ओम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है एक्सप्लेन ओम्स लॉ ऑन बेसिस ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ तक आएंगे, और ये देखें ये क्या है एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज नहीं हो, एल जो होगा अगर इस कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन लेंथ प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर प्लस टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना किया जाए, अगर इस कंडक्टर के प्रेशर और टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए तो एल भी कांस्टेंट रहेगा, ए भी कांस्टेंट है, इसमें जितनी क्वांटिटी है सब कांस्टेंट हो जाएगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज ना किया जाए तो उसके अक्रॉस अप्लाई पोटेंशियल उसमें फ्लो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक कांस्टेंट हो जाए, एक कांस्टेंट कब होगा जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो यहां से हम लोग ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिए, क्यों, क्योंकि V अपान I इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो V प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ आ गया। अगर कह दिया जाए यहां से V अपान I को क्या बोलते हैं तो R, R इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए हो जाएगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करें तो यहां से क्या मिलेगा R इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, एल बाई क्या मिलेगा ए, एम जो होता है एक कंडक्टर के भीतर होगा, एन भी कंडक्टर के भीतर होगा, ई भी कंडक्टर के भीतर होगा, टाउ भी कंडक्टर के भीतर होगा। इसका मतलब जो एक पूरी क्वांटिटी है कंडक्टर के भीतर होगा, इसीलिए इसे कंडक्टर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसको एक नाम दिया गया रो इंटू एल बाई ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस है क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
और जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। रो पे डिपेंड करेगा। रो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इसका मतलब आर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा और ए पर। अगर कोई एल लेंथ का कोई क्रॉस सेक्शन गिवन है और इसकी लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो कद इसका रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो रो होगा केवल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एल और ए पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यह इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनहेरेंट। तो हम लोगों को यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले ऑब्टेंड हो गए? पहला जो ऑब्टेंड हुआ I इक्वल टू NEAVD ऑब्टेंड हुआ है। दूसरा जो ऑब्टेंड हुआ है R इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये सब याद रखने हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी ऑब्टेंड हुआ है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए ऑब्टेंड हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग रो को फाइंड करना चाहें तो ये भी एक फॉर्मूला ऑब्टेंड हो सकता है। कौन सा? M, L और A हटा देंगे, NE स्क्वायर टाउ। इतने फॉर्मूले हमें इसमें याद रखने हैं। अगर हम लोग इस पे क्वेश्चन करें तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू क्या है? रो इंटू एल बाई ए। तो यहां से R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए का मतलब क्या है? एल क्या है, ए क्या है? ये ज्यूम कर लेते हैं यहां पे कोई ब्लॉक है, इसकी लेंथ जो है एल है, इसकी विड्थ जो है बी है, और ये जो है एच है, एल बी एच। क्या है? एल बी और एच। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से। तो करंट कितने क्रॉस सेक्शन से होकर पार करेगा? अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और अगर ये एच है तो ये भी क्या होगा? एच होगा। ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो करंट इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा। तो यहाँ आर इक्वल टू लिखेंगे तो रो इंटू एल बाई ए। एल की वैल्यू यहाँ पे कितना हो? किस लेंथ को पार करने को पड़ेगा? एल को। लेकिन ए कितना होगा? बी इंटू एच। बी इंटू क्या हो जाएगा? एच। लेकिन अगर कह दिया जाए यही करंट इस क्रॉस सेक्शन को पार करे तो कितने क्रॉस सेक्शन को पार करेगा? इसको पार करेगा। और कितने लेंथ को पार करेगा? एच को। तो इसके लिए आर डैश लिखेंगे तो रो इंटू एल के प्लेस पे क्या हो जाएगा? एच अपान इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? यल है तो यल इंटू बी, एल इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई वायर है एल लेंथ का, कितनी लेंथ का है? इसका रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कितना हो जाए? रो इंटू एल बाई ए। लेकिन कह दिए इसी क्रॉस सेक्शन का सेम वायर ले लिया जाए, सेम मटेरियल का, कितनी लेंथ का? एन टाइम्स लेंथ का ले लिया जाए, एन एल लेंथ का। तो इसका रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इंटू एल के स्थान पे एन एल अपान क्या लिखेंगे? ए। तो एन को बाहर कर सकते हैं, रो इंटू एल बाई क्या आ जाएगा? ए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एन एल है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल सेम है, दोनों सेम मटेरियल के, इसलिए रो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ से एन इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक बड़ा सा वायर लें, इस वायर में से एक एल लेंथ का कट कर लें, इसका रेजिस्टेंस आर है, और उसी वायर में से अगर एन एल लेंथ का कट करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन गिवन हो, कैसे? एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस आर इक्वल टू लिखेंगे रो इंटू एल बाई ए। अब क्या किया? इसको खींचकर इसका लेंथ बढ़ाया गया, कितना गुना कर दिया गया? एन गुना। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? एन एल। दूसरा वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू एल। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू एन एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। भले ही वायर को खींचकर इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, लेकिन क्रॉस वॉल्यूम क्या रहेगा? दोनों का सेम। जितना वॉल्यूम इसका रहेगा उतना वॉल्यूम, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपान एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश। इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए बाई क्या हो जाएगा? एन। तो इसका रेजिस्टेंस आर डैश लिखेंगे तो रो इंटू एल के स्थान क्या लिखेंगे? एन एल अपान ए के स्थान क्या लिखेंगे? ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा? ए बाई एन।
या एन ऊपर चला जाएगा तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एन स्क्वायर एल बाई ए। यहाँ से हम लोग किसको बाहर कर लेते हैं, आर डैश बराबर एन स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं रो इंटू एल बाई ए, और रो इंटू एल बाई ए को क्या बोलेंगे, आर। तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वह आर स्क्वायर टाइम्स होगा। तो अगर किसी वायर को खींच कर उसकी लंबाई एन टाइम्स कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अगर खींच कर एन टाइम्स न किया जाए, एक ही वायर का एक एल लेंथ का ले लिया जाए और दूसरा एन एल लेंथ का ले लिया जाए तो रेजिस्टेंस केवल कितना टाइम्स होता है, एन टाइम्स।